जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के क्लास के अंदर हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए, जिसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए आज अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमें बेसिकली दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, और फिर हमें पढ़ना है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। यानी आज का लेक्चर जो रहेगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो आपके शुरुआती के 3 इलेक्शन हुए थे, कैसे उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक बहुत बड़ी विजय के साथ क्या हुई, जीती, पावर में आई। कैसे उसने एक बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया। ठीक है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, क्या उसका नेचर था कांग्रेस पार्टी का, ये सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यहाँ नाम सर्च करके भी टेलीग्राम के ऊपर आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। देखिए, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में ये पढ़ा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जब उसको आगे बढ़ाने की बात आई, इसके नेशन बिल्डिंग की बात आई, तो हमने ये देखा कि हमारे देश के सामने मेन तौर पर 3 चैलेंजेस जो थे वो सामने आए थे। ठीक है, वो चैलेंज क्या थे? पहला था आपका यूनिटी का चैलेंज, दूसरा क्या था आपका डेमोक्रेसी का चैलेंज, और तीसरा क्या था आपका डेवलपमेंट का चैलेंज। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। तो जो पहले चैप्टर था उसमें हम लोगों ने डिटेल में जो यूनिटी वाला चैलेंज था उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे यूनिटी हमारे देश में जो मेंटेन करने में उसको दिक्कतें आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्यों। तो पहला उसका रीजन था पार्टीशन का, दूसरा रीजन था आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का, और तीसरा उसका रीजन था क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज का। तो ये चैलेंजेस, दिक्कतें क्यों आ रही थी, कैसे उस समय हमारे देश के लीडर्स ने इसको सॉल्व किया, ये सब चीजें जो थी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। ठीक, फिर इसी को चैलेंज को कंटिन्यू करते हुए डेमोक्रेसी वाले को सेकंड पे हमने चैप्टर 2 पे हम आ गए। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय उसके साथ साथ और भी उसके देश क्या होती, इंडिपेंडेंस हुई थी। तो जब एक तरफ जो अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि उनको डर था कि इससे डेमोक्रेसी से उनकी यूनिटी को क्या होता, दिक्कत वगैरह हो जाती। तो वहीं पे हमारे देश के जो लीडर्स थे, इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने चूज किया था कि वो क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों था, ये सब चीजें हमने पढ़ी कि हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी चूज करने का जो सबसे बड़ा मेन रीजन था वो ये था कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था भैया, वो इसी के आइडिया पे ही बेस्ड था, इसी की डेमोक्रेसी के लिए तो मेन हुआ था, सब खेल तो इसी का था। तो अगर लीडर्स कुछ और चूज कर लेते दूसरे देशों की तरह, तो ये तो क्या होता भैया, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। ठीक है, तो ये सब कहानी हमारी चैप्टर 2 में पहले पार्ट में हमने पढ़ाई चलती आ रही थी। फिर हमने देखा जब डेमोक्रेसी का डिसीजन ले लिया गया था, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत आया क्या, इलेक्शन कराने का। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया कि कैसे इलेक्शन कराया गया, ठीक है, क्या मेथड वगैरह थे, क्या इलेक्शन कराने में दिक्कतें आ रही थी, कैसे वो डेमोक्रेसी को प्रभावित कर रही थी। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखा, कैसे इलेक्शन को बहुत फ्री एंड फेयर वे में कराया गया और ये स्टेब्लिश किया गया कि इलेक्शन ये जो था हमारे देश को और यूनिटी को क्या किया, स्ट्रेंथ करने का काम किया, ना कि और क्या किया, तोड़ने का काम किया, जो और देश के लीडर्स वगैरह ने सोच रखा था। ठीक है, तो ये कहानी हमारी अभी तक चलती आई थी। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है और हमें ये समझना है कि जब ये इलेक्शन वगैरह हो गए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट में हमें ये देखना है, रिजल्ट ये आया था कि एक पार्टी जो थी वो थी कांग्रेस पार्टी। वो कैसे जो शुरुआत के 3 इलेक्शन हुए थे उन सब इलेक्शन में बहुत बड़ी बहुमत के साथ क्या की, विजय प्राप्त की। ठीक है, अपनी सरकार बनाई, उसके सामने कोई पार्टी टिक ही नहीं पाई। क्या कहानी थी इसकी, वो सब चीजें हम समझते हैं आज। तो देखिए, तो पहला जो आपका इलेक्शन हुआ उसमें जैसे हमने बताया कांग्रेस जो थी, इट इमर्ज विक्टोरियस, उसने लगभग
364 सीट क्या थी, जीती थी लोकसभा के इलेक्शन में। ठीक है, उसी टाइम आपका स्टेट का भी इलेक्शन कराया गया, तो स्टेट में भी क्या था आपका, कांग्रेस का यही हाल था, उसने भी वहां भी उसने सारे स्टेट जीत लिए थे एक्सेप्ट कुछ एरिया जो थे आपके ट्रेवनकोर, कोचीन, मद्रास एंड उड़ीसा, और उसने भी बाद में कांग्रेस ने किसी तरह मैनेज करके अपनी सरकार बना ली थी। ठीक, तो ये थी आपकी फर्स्ट इलेक्शन के रिजल्ट की कहानी। 10, जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, ये कहा जा सकता है इट रूल्ड द एंटायर कंट्री एट द नेशनल एज वेल एट द स्टेट लेवल। एंड सिंस उस समय जो बहुत फेमस लीडर थे कांग्रेस के, एंड उससे पहले इलेक्शन से पहले जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू थे, तो ही नेचुरली बिकम इंडिया फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द जनरल इलेक्शन। तो ये थी क्या आपकी फर्स्ट जनरल इलेक्शन की कहानी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड इलेक्शन कराया गया, थर्ड इलेक्शन आया, तो उसमें भी क्या था, कांग्रेस जो थी अपनी भैया सेम पोजीशन मेंटेन करके रखी लोकसभा इलेक्शन में भी और आपके स्टेट इलेक्शन में भी, एक्सेप्ट कुछ एरिया स्टेट में क्या थे जो लॉस्ट कर गए, जिसमें जो एक था वो था केरला का 1957 वाले इलेक्शन में, जहां पे कांग्रेस जो थी हार गई थी, उसकी जगह अ कोलिशन लेड बाय दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वोन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस विजय प्राप्त कर रही थी, विक्ट्री प्राप्त कर रही थी तीनों इलेक्शंस में, इट वाज बिकॉज हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम थी उसकी वजह से, इट आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11 के पढ़ रखा होगा, इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इस सिस्टम में होता क्या है कि इट गिव मेजर एडवांटेज टू दैट पार्टी जो कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा क्या है वोट पाती है, इवन उसकी ओवरऑल में जो वोट्स हो वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जब आपका पहला इलेक्शन हुआ था 1952 का, उसमें कांग्रेस जो थी इट गॉट आउट ऑफ 100 ओवरऑल जो वोट थे उसको केवल 45% वोट मिले थे, बट इसके बावजूद इट वोन 74% ऑफ द सीट इन द लोकसभा। इन कॉन्ट्रेस्ट टू दिस, जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी विच रिसीव्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल वोट, वोन लेस देन 3% ऑफ द सीट। तो ये होता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड में। ऐसा होता क्योंकि देखिए, ऐसा हो क्यों रहा था, बिकॉज अपोजिशन जो थे उनकी वोट्स जो थी भैया डिवाइड हो जा रही थी। मतलब मान लीजिए अगर आपकी 5 पार्टियां थी, 5 पार्टी में से एक पार्टी को 45% वोट मिले और बाकी को क्या हुए 55% वोट मिले, बट सिंस क्यों हो क्या रहा था कि ये सब पार्टियां क्या थी, अलग अलग हिस्से में डिवाइड थी, एक साथ जुटी हुई पार्टियां नहीं थी, तो भले ये 55% वोट पाई थी, बट सिंस दे वर डिवाइडेड, इनके कैंडिडेट जो थे वो डिवाइड हो गए थे, इस वजह से जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाली हर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी थी वो विजयी हो गई, इवन दो उसकी मेजोरिटी ऑफ पूरे जो वोट शेयर थी वो पूरे ओवरऑल जो थी मेजोरिटी में नहीं थी। ठीक, इवन दो द कंबाइंड वोट्स ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी वेयर मोर देन कांग्रेस टोटल वोट, दे वेयर क्यों थे, बिकॉज वो स्प्लिट थे अमंग डिफरेंट ग्रुप, इस वजह से क्या थे, जो क्योंकि कांग्रेस जो थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बचती थी, तो इट एंडेड अप विनिंग अ मच हायर परसेंट ऑफ सीट देन इट्स वोट शेयर। ये था आपकी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट मेथड। क्या हम समझते हैं कि अभी हमने देखा कि 1957 के इलेक्शन जो आपका हुआ था स्टेट का, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जीत गई थी। उसकी कहानी हम थोड़ा समझते हैं और बाद में हम और डिटेल में समझेंगे। तो आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इट वोन विद द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट एमएलए, जिसमें ईएमएस नंबूदिरिपाद जो थे उस समय फर्स्ट सीएम बनाए गए थे केरला के। ठीक है, ये जो जीती थी कम्युनिस्ट पार्टी, ये पूरे दुनिया में ऐसा कहा जाता है पहली बार था दैट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी पावर में आई थी, वो भी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की वजह से। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखिए कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म का मतलब ये होता है, इसका आइडिया इस आधारित पर होता है कि सब चीजें जो हो वो सब में इक्वली डिवाइडेड हो। ठीक, कोई अमीर गरीब ना हो, सब चीजें जो हो क्या हो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जा रहे हो, ये सब इसके आइडिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो सिंस हर उस समय जब कम्युनिस्ट का आपका हुआ नहीं था, तो उससे पहले क्या था कि हर कंट्री जो थे वो रूल किए जाते थे राजाओं के द्वारा, ये कंट्रोल किए जाते थे बहुत ही रिच एलाइट क्लासेस के द्वारा। तो उनको ये डर रहता था कि अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पार्टी में आज इलेक्शन पावर में आ जाती तो वो क्या होते, उनको सब भैया डिवाइड करके इनका जो था रिच वगैरह था सबको डिवाइड करके खुद ओन कर लेती गवर्नमेंट। ठीक है, इस वजह से वो कभी इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह
तौर पे कभी पावर में आने ही नहीं देते थे। इस वजह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां भी बनती आई थी इससे पहले वो बेसिकली रिवॉल्यूशन के थ्रू बनती आई थी। जैसे आपका रसिया का आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो उससे पहले रिवॉल्यूशन से बनती आई थी। इस वजह से जब पहली बार केरला के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के तौर पर के थ्रू पावर में आए तो ये क्या था, पहली बार सबको बहुत अचंभा हुआ था, शौक लग गया था भैया कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। हवेयर जो कांग्रेस पार्टी थी जो हार गई थी, उसने भैया इस हार को क्या किया, आसानी से माना नहीं, उसने इस पार्टी के अगेंस्ट लिबरेशन स्ट्रगल लॉन्च कर दिया था, ठीक है। क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे उन लोगों ने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, दे प्रॉमिस्ड रेडिकल रिफॉर्म, जैसे बताया कि कोई उनको सब चीज गवर्नमेंट के द्वारा ओन कर ली जाती, जो चीजें थी सबको, जो रिच वगैरह थे उनके प्रॉपर्टीज जो थे सब क्या बांट दिया था गरीबों के अंदर, मतलब सब इक्वल हो जाते, ठीक है, नो रिच नो पुअर, कुछ ऐसा रहता नहीं। इस वजह से इट अपसेट सम पावरफुल ग्रुप इन सोसाइटी इंक्लूडिंग लैंड लॉर्ड, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि 1959 में लिबरेशन स्ट्रगल से जब काम नहीं चला तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंटर पे थी उसने भैया डिसमिस ही कर दिया कांग्रेस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो केरला में थी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो डिसीजन था इट वॉज प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि भैया आप क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज द फर्स्ट मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर, सिर्फ एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ गई थी, इस वजह से उसके आधार पर वो, लेकिन वो आई तो थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के तौर पर, लेकिन उसके बाद भी उसे क्या किया गया था, डिसमिस कर दिया गया था मिसयूज के। ये क्या है कि वो भैया काम हम नहीं कर रही थी, वो देश की यूनिटी को बर्बाद करने का काम कर रही थी, ठीक। तो ये था आपका भैया कम्युनिस्ट विक्ट्री। इसके बारे में और कम्युनिस्ट पार्टी का जो है थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे और डिटेल में। अब हम समझते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका नेचर क्या था, व्हाट वाज द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो देखिए जो आपका ये वन पार्टी डोमिनेंस था ना, ये सिर्फ इंडिया में नोटिस नहीं किया जा रहा था, इट मैनी कंट्रीज बिसाइड इंडिया व्हाट हैव एक्सपीरियंस दिस डोमिनेंस, बट दूसरे के देशों में और भारत में जो डोमिनेंस था पार्टी का उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था, 19-20 का भैया क्या था फर्क था। वो क्या था कि इन सम प्लेसेज केवल एक पॉलिटिकल पार्टी ही अलाउ थी, उनके लॉ में संविधान में ऐसा लिख दिया गया था कि केवल एक पार्टी इलेक्शन लड़ पाएगी, जैसे चाइना का एग्जांपल हो गया, कहीं पे अपोजिशन को साइलेंस कर दिया गया था फोर्स के थ्रू, लीगल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू, ठीक है उनको, और कहीं पे क्या किया गया था, अनडेमोक्रेटिक मीन्स यूज किए गए थे लाइक इलेक्शन मैनिपुलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ राइवल्स। ये था आपका दूसरे कंट्री में जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस मेंटेन था। लेकिन इंडिया में क्या था, इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था वो इन सब के थ्रू नहीं था, इट वोन क्या था, इट डिड बाय विनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। देयर वेयर, क्योंकि उस समय कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया था कि कोई एक पार्टी चुनाव लड़ पाएगी, केवल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, या किसी पार्टी को सप्रेस नहीं किया, सबको पार्टी खुली क्या थी, छूट थी। इस वजह से जो आपका ये नेचर था, जो कहा जाता है कि वन पार्टी डोमिनेंस की जब भी बात की जाती है कि कहीं ना कहीं दबाया जाता है, तो ये डिफरेंस था बाकी देशों में और हमारे देश में, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी सक्सेसफुल क्यों थी भैया, क्यों हर इलेक्शन में ये बहुमत पाई जा रही थी, हर इलेक्शन में सिर्फ सरकार बनी जा रही थी, ये हम समझते हैं। तो पहला है रीजन क्या कि लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कांग्रेस जो थी इट वॉज सीन एज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी इसे जो था, क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो आपका हुआ था उसमें सबसे बड़ा मेन रोल जो था वो था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो इस वजह से एक रीजन ये था कि लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इसे मिला था, यानी लीडर्स हु हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम, वो कांग्रेस पार्टी के थ्रू ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जो इस पार्टी में लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है। दूसरा रीजन ये था कि अर्ली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, यानी कांग्रेस जो थी वो इलेक्शंस आजाद होने से पहले ही एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है। और जब आजादी हुआ तो अदर पार्टी जो थी वे आर न्यूली फॉर्म्ड अराउंड और आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो कांग्रेस पार्टी जो जिसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पहले हर एक एक गांव में भैया वो पहुंच रखी थी, पार्टी की पहुंच थी, ठीक है। तो जो नई पार्टी बनी उसकी उतनी पहुंच थी नहीं, कांग्रेस जो थी पहले से फेमस थी, इस वजह से कहा जाता है एक रीजन ये था कि कांग्रेस के सक्सेसफुल होने का।
कांग्रेस हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये भी कहा कांग्रेस जो थी वो अपना इलेक्शन कैंपेन इट बिगेन अर्ली इवन बिफोर भैया अपनी अदर पार्टीज जो थी वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाती कैसे कैंपेन वगैरह करना है, कांग्रेस अपना कैंपेन पहले से स्टार्ट कर चुकी थी। इट हैड फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मीनिंग इट स्टार्टेड अर्ली एंड गेन्ड द हेड स्टार्ट। फिर चौथा क्या था, नेशन वाइड प्रेजेंस, यानी देखिए कांग्रेस हैड स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर कंट्री, जब भी मैंने बताया वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी विद नेटवर्क रीचिंग डाउन टू लोकल लेवल। दिस गेव देम एन एज इन कनेक्टिंग विद पीपल एवरीवेयर फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस। ठीक, फिर क्या था आपका कि कांग्रेस जो थी वो सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक नेशनल मूवमेंट, एक मूवमेंट बन गया था। ठीक है, जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना था, वो क्या था उनका सिर्फ भैया नाम ही काफी था, वो एक मूवमेंट की तरफ चल गया था। तो वैसे कांग्रेस पार्टी थी ना, वो एक सिर्फ पार्टी के तौर पर समझ नहीं देखा जा रहा था, इट वॉज अ नेशनल मूवमेंट के तौर पर उसे देखा जा रहा था दैट इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड। ठीक है, इट्स ऑल इंक्लूसिव नेचर हेल्प इट गेंड वाइड स्प्रेड सपोर्ट। तो ये थे कुछ रीजन कि कांग्रेस पार्टी क्या थी, इतनी सक्सेसफुल क्यों थी। अब हम समझते हैं कि कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, कांग्रेस को क्यों एज ए आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहा जाता है, कहा जा रहा था उस समय एज ए सोशल कोलिशन कहा जा रहा था। देखिए जब कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी ना, तो वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर स्टार्ट हुई थी जो कि कॉमन लोग के रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बनी थी। ठीक है, इन द बिगनिंग वो जो थी, जब बनी थी 1885 के अराउंड, इट मोस्टली रिप्रेजेंटेड द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट एंड अर्बन एलाइट। बट जैसे जैसे आपका समय बीता तो उस पार्टी के अंदर और भी ज्यादा लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, जैसे पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सिटी पीपल, ठीक है, विलेजर्स, वर्कर, रिच एंड पुअर, क्या हुए पीपल फ्रॉम वेरियस कास्ट एंड रिलीजियस, जैसे समय बीता उसमें आके जुड़ते गए। ठीक है, दिस मेड द कांग्रेस अ रेनबो कोलिशन मीनिंग इट इंक्लूडेड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट वॉज, तो ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज जस्ट नॉट अ सोशल मिक्स बट ऑल्सो एन आइडियोलॉजिकल मिक्स। विद इन द पार्टी यू कुड फाइंड रिवॉल्यूशनरीज एंड पीसफुल लीडर्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, राइट विंग, लेफ्ट विंग थिंकर। जैसे आप सोच लीजिए आज के पर्सपेक्टिव में क्या हो कि आपकी जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो एक ही पार्टी के नाम पे क्या हो कोलिजन कर जाए। ठीक है, एक ही पार्टी करके सरकार बना दे, तो क्या वो सोचिए वैसा कुछ हाल था उसमें। कांग्रेस के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, डिफरेंट विचारधारा के लोग थे, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे लोग थे। ठीक है, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जितने तरह की डाइवर्सिटी थी सब तरह के उसमें लोग थे। ठीक है, तो एक रेनबो कोलिशन की तरह वो काम किया। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल विक्स, जिसमें एक तरह जैसे हम कांग्रेस देखते हैं कि दूसरे आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है आज के तौर पर, बीजेपी जो है अदर आइडियोलॉजी क्या पकड़ के चलती है, आम आदमी पार्टी एक अदर आइडियोलॉजी पकड़ के चलती। तो ये सब जो थे आपके, सोचिए उस समय ये सब चीजें जो थी एक पार्टी के अंदर ही थी। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो एक प्लेटफॉर्म की तरह बन गई थी। वे वर पीपल विथ डिफरेंट आइडियाज एंड ग्रुप्स केम टुगेदर टू वर्क फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर जो आपका इंडिया इंडिपेंडेंस मिला था आजादी से पहले, जो मैनी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड पार्टीज थे उनके खुद के ओन रूल्स थे, और जो उन रूल्स उनके थे उनके खुद के एक सिस्टम चल रहे थे, एंड दे वेर अलाउड टू बी व्हाट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, दे डिडंट हैव टू डिसॉल्व, यानी कांग्रेस पार्टी जो थी उनके अंदर जो डिफरेंट अलग अलग सब ग्रुप्स वगैरह जुड़े थे, अदर आइडियोलॉजी के लोग थे, उनको खुद के रूल बनाने के, खुद के सिस्टम की तरह चलने का उनको परमिशन था। ऐसा नहीं था कि आज के तौर पर मान लीजिए जैसे होता नहीं है कि अगर एक पार्टी हो, उस पार्टी में कोई बंदा क्या हो उसकी आइडियोलॉजी से थोड़ी अलग बातें कभी कर दे तो क्या किया जाता है, उसको डिसमिस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, उस समय क्या थी, सब भैया सब कांग्रेस ही थी, जो भी थी भैया कांग्रेस ही थी। ठीक है, इवन दो these groups had different idea, different poll and sometimes even disagreed on how to achieve goals, but Congress जो थी it managed to keep them together for a long time by increased discussion, solving problem, building agreement on key issues। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कांग्रेस उस समय कैसे इतने डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग को एक साथ, इतने डिफरेंट ग्रुप को एक साथ एक पार्टी के अंदर मेंटेन करके, बैलेंस बना के, सहमत होके कैसे रखी, कैसे मैनेज किया। देखिए
कांग्रेस पार्टी वर्कड लाइक अ कोलिजन मीनिंग इट इंक्लूडेड, इतना तो आपको पता चल गया अभी तक, दिस गेव इट यूनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि फर्स्टली कोलिशन में क्या होता है, इट हैज टू मेक एवरीवन फील इंक्लूडेड, फाइंडिंग अ बैलेंस अप्रोच टू इश्यूज सो दैट नो ग्रुप फील्स एनिटेड। एंड कोलिशन के अंदर क्या होता है कि सबको एक साथ लेके चलना होता है, किसी को ऐसा नहीं महसूस कराना रहता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही हो, ठीक है। तो कांग्रेस जो थी, ये जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी या किसी किसी एक पार्टी के जो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप थे, किसी एक आइडियोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा नहीं चल देती थी, सबको क्या थी, बैलेंस अप्रोच लेके चलती थी, ठीक है। कांग्रेस अवॉइडेड एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज एंड फॉलोड अ मॉडरेट एंड बैलेंस पाथ। तो ये था आपका पहला रीजन, ठीक है। तो दिस स्ट्रेटेजी जो थी, इट पुट अपोजिशन इन अ डिफिकल्टी, बिकॉज जो भी अपोजिशन भैया मुद्दा क्या रखती, क्योंकि जो भी मुद्दा अपोजिशन सोचती वो सब मुद्दे कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते थे, तो भैया वो मुद्दा लाती कहां से, एनीथिंग दैट अपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। सेकेंडली क्या था कि अ कोलिशन लाइक पार्टी हैज टू टॉलरेट इंटरनल डिसएग्रीमेंट, यानी कांग्रेस जो थी, इट अलाउड डिफरेंट ग्रुप्स एंड लीडर विद डिफरेंट गोल्स टू एग्जिस्ट विद इन द पार्टी, these groups were not thrown out, they were accommodated, यानी जो डिफरेंट भी डिसएग्रीमेंट होते भी थे ना, तो उनको चलने देती थी, ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती। जैसे आज हम देखते हैं, आज में जैसे आपको कोलिशन, एक तरफ बीजेपी हो गई, सारे पार्टी ने कोलिशन मिला के रखा, बट फिर क्या हुआ, जब इलेक्शन हो गया लोकसभा, फिर जब दिल्ली में इलेक्शन आया, तो कैसे इस कोलिशन में से आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिकॉज इनमें जो एग्रीमेंट बन ही नहीं पाया, जो डिसएग्रीमेंट था उनको वो मैनेज कर नहीं पाए, ये सब रीजन था, बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच इवन इफ अ ग्रुप और लीडर डिसएग्रीड, अगर उसे लगता था कि भैया हम पीछे रह गए, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, दे वुड स्टिल स्टे इनसाइड द कांग्रेस एंड फाइट फ्रॉम विद इन इंस्टेड ऑफ लिविंग एंड फॉर्मिंग और ज्वाइनिंग द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन पार्टी, क्योंकि कांग्रेस जो अभी देखा कि वो पहले से ही उससे बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि कोई भैया छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, ठीक है। जब उसमें सारे आइडियोलॉजी के लोग के परमिशन था, तो व्हाई वुड एनीवन वांट्स टू लीव देयर पार्टी, और अपोजिशन जाके बैठना चाहिए, ठीक है। दीज ग्रुप इनसाइड द पार्टी, जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स है ना, इनको एक पार्टी के अंदर फैक्शंस कहा जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिए कि फैक्शंस क्या होते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट सब ग्रुप रहते हैं, उन्हीं को फैक्शन कहा जाता है, ऑप्टेन विद डिफरेंट आइडियाज, इंटरेस्ट एंड लीडरशिप, ठीक है। कांग्रेस जो थी वो सिर्फ इसको टॉलरेट नहीं करती, मतलब अलाउ नहीं करती थी फैक्शन, बट उनको इंकरेज भी करती थी, मतलब दैट कांग्रेस एक्सेप्टेड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एंड अलाउड डिफरेंट ग्रुप टू एग्जिस्ट इनसाइड। तो ये बातें वहीं फिर आपकी रिपीट हो रही कि वो सेम चीजें की बैलेंस बना के रखती थी, किसी एक आइडियोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा नहीं देती थी। सम फैक्शंस वेयर फॉर्म बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियाज आइडियोलॉजी, बट मैनी वेयर फॉर्म सिंपली बिकॉज ऑफ पर्सनल एम्बिशंस और राइवलरीज बिटवीन लीडर्स, ठीक है। नॉर्मली हैविंग राइवल ग्रुप, जनरली क्या होता है कि जब क्या होते हैं आपके एक ग्रुप के अंदर जब डिफरेंट राइवलरी होने लगती है, तो उसे क्या है, उसे एज ए वीकनेस देखा जाता है, बट इन कांग्रेस के केस में क्या था उस टाइम, दिस बिकेम स्ट्रेंथ फॉर दैट पार्टी, ठीक है। सिंस द पार्टी अलाउड क्या थी, स्पेस फॉर दिस इंटरनल फाइट एंड डिबेट, जो इंटरनल फाइट होते थे, डिबेट को कांग्रेस परमिशन देती थी, ठीक है। सो द लीडर्स विद डिफरेंट व्यूज और पर्सनल गोल chose to stay inside the Congress instead of quitting and starting new parties, ठीक। इन मोस्ट स्टेज कांग्रेस पार्टी हैड मैनी इंटरनल ग्रुप, ठीक है। ये जो फैक्शंस थे, दे हैड डिफरेंट ओपिनियन आइडियोलॉजी विद मेड द कांग्रेस लुक लाइक अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नॉट टू लेफ्ट नॉट टू राइट। फिर वही चीजें आपकी बार बार बुक आप देखोगे तो वही चीजें रिपीट कर ली, बस लैंग्वेज क्या है आपका अलग है, ठीक है। अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, सिंस दे वर नॉट पावरफुल इनफ टू रिप्लेस कांग्रेस, they tried to influence this faction from the outside. They couldn't directly rule, but they criticized, pressured, tried to save Congress decision. ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि उस समय स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन था ही नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो भी होता था तो वो उस पार्टी के कांग्रेस के अंदर ही होता था, ठीक है। बाहर जो होता था वही उसका प्रभाव वगैरह कुछ पड़ता ही नहीं था, ठीक है। वन फैक्शन जो होती है वो दूसरे कोई फैक्शन करती थी, बट कांग्रेस के अंदर ही वो रहते थे, एक पार्टी के अंदर रहते थे। So because of this, Congress acted as both the ruling party and the opposition at the same time, and that is why जो आपका ये पीरियड है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसे एज ए कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, बिकॉज कांग्रेस जो पार्टी डोमिनेटेड एवरीथिंग, ठीक है।
जो भी अपोजिशन थे वो स्ट्रांग थे नहीं, जो भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते थे, कंपटीशन था वो पार्टी के अंदर ही था, पार्टी के बाहर तो भैया कुछ था ही नहीं। इसीलिए ये जो पूरा दौर है इसे कांग्रेस का दौर कहा जाता है, कांग्रेस का सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऑलरेडी देख चुका है कांग्रेस डोमिनेंस क्या था, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में टोटल हमने क्या भैया इतने टॉपिक पढ़े, जिसमें हमने पहले ये समझा कि कांग्रेस डोमिनेंस क्या था, फर्स्ट 3 जनरेशन में कैसे डोमिनेंस उसका था। ठीक है, हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड के बारे में शॉर्ट में समझा, जो कम्युनिस्ट विक्ट्री थी उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, विक्ट्री हुई फिर बाद में कांग्रेस ने आर्टिकल यूज करके, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया, क्यों रिमूव किया वो भी हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। फिर हमने जो कांग्रेस डोमिनेंस था उसका नेचर क्या था, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या थी वो हमने समझा। कांग्रेस इतनी सक्सेसफुल क्यों थी वो हमने समझा। ठीक है, कांग्रेस एज ए सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी हमने देखा। फिर हमने लास्ट में कैसे कांग्रेस इन सब चीजों को मैनेज कर रहे थे, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, जो डिफरेंट फैक्शंस थे, डिफरेंट सब ग्रुप थे, उनको कैसे मैनेज करके चल रही थी, पूरा हमने इसके अंदर समझा। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। राइट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसी का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपकी बुक के अंदर, एक मिनट में दिखा देता हूं, जो आपके हर पेज पे आप देखोगे कि एक एक पार्टी के बारे में दे रखा होगा। ये मुझे देख, ये आपको विजुअल हो जैसे दे रखा है सोशलिस्ट पार्टी वगैरह के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और बाद में आपके जो डिफरेंट बॉक्सेज बना रखे हैं एक एक लोगों के बारे में, एक एक पर्सनालिटीज के बारे में, वो भी जो है हम अगले लेक्चर में अपना कवर करेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।